एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और ऐसी अपडेट्स जो कि आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में ही इन सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनके केस लॉज को भी अलग प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर दिए थे जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 30 आर्टिकल्स तक के कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये जो पार्ट होता है आर्टिकल 31 से लेकर के 35 में, जो सिर्फ 32 होता है मैथ्स टीचर वही पढ़ाते हैं और सारे आर्टिकल्स को छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं इन सबको सारा ही अच्छे से कवर करूँगी। ठीक है, चलिए बेयर एक्ट ले लीजिए। सबसे पहले इसमें आर्टिकल 31, पहले आर्टिकल 31 के बारे में जानेंगे वो क्या कहता है। पहली बात, आर्टिकल जो 31 है और उसके बाद आर्टिकल 31A है, 31B है, 31C है ना। तो जो आर्टिकल 31 है वो रिपील कर दिया गया था। क्यों रिपील किया गया था? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे या आपको मालूम है तो आर्टिकल 19 में हमें जो 1G है, सॉरी 1F है, वो रिपील हो चुका है, वो हट चुका है। क्यों हट चुका है? क्योंकि वो हमारा एक प्रॉपर्टी का राइट था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको हटा दिया गया। तो जो आर्टिकल 31 था वो भी एक तरीके से एक राइट्स देता था आम आदमियों को, तो इसलिए जो आर्टिकल 31 है उसको रिपील कर दिया गया। फिर आता है हमारा आर्टिकल 31A। इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा। देखिए थोड़ा सा ज़रा सा हिस्ट्री इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता था पहले जब ये बना, तब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट को किसी टाइप की भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, एक हाईवे ले जाना था, पर क्या हुआ जो लोग हैं वो दे ही नहीं रहे अपनी प्रॉपर्टी, भाई उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था, इसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे। इसके चलते क्या हुआ, इस हमारा जो 1F है उस 19 का 1F है उसको हटा दिया गया। एक मिनट, जो 19 आर्टिकल है उसमें क्लॉज 1 का सब क्लॉज क्या था, F, इसको हटा दिया गया क्योंकि ये हमें राइट टू प्रॉपर्टी का, मतलब हम प्रॉपर्टी कहीं भी ले सकते थे, हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती है, ऐसा हमें राइट मिलता था इसके अंदर। पर जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट को उसके कामों में प्रॉब्लम आने लगी, तो इसके चलते हुए इसको हटा दिया गया। तो आर्टिकल 31 इसी से ही डील करता था, तो इसको भी साथ में रिपील कर दिया गया। अब रिपील करने से पहले क्या था, अगर इतना राइट मिला था तो गवर्नमेंट है वो बिना रेस्ट्रिक्शन के क्या कुछ कर सकती है? तो आर्टिकल 31A में कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताई गई थी, यानी पहले फंडामेंटल राइट तो था, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी। रेस्ट्रिक्शंस क्या थी? जैसे आप लोगों को मालूम होगा जब आज़ादी हुई उस टाइम में जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे ही, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे गरीब ही लोग थे, क्योंकि जो अमीर थे वो अंग्रेजों के थोड़ा इधर उधर वाले थे। तो उस चक्कर में वो ज़मींदार लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के रखे हुए थे, क्योंकि ऐसे अपना बनाया हुआ था। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर कुछ क्राइटेरिया देगा, फॉर एग्जांपल 5 एकड़ तक के आप ज़मीन रख सकते हैं, अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी। एक्वायर क्यों करेगी? फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये जो ज़मींदार हैं इनके पास बहुत सारे एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, खूब बहुत ज़्यादा ज़मीन है, पर ये खेती बाड़ी सिर्फ इतने में करते थे। अब क्या हुआ, ये जो पड़ी हुई है ये तो वेस्ट हो रही है, और जो गरीब है वो क्या करे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इनके पास ये एक्स्ट्रा ज़मीनें थी उनसे ले करके उन गरीब लोगों को देने लगे। देने क्या, जैसे कि आप लोगों ने पट्टा सुना होगा, लीज सुना होगा, कि आप उसमें करो। अगर आप जब यूपी लैंड रिफॉर्म, अगर आप लोग यूपी से हैं तो अगर उसका लैंड रिफॉर्म पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें दी गई हैं कि आप अगर ऐसी ज़मीन पे बहुत समय से काम कर रहे हैं तो आप अपने नाम करा सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
अब आर्टिकल 31A बुक में देखिए, बोलता है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा। वही चीज़, अगर एक्विजिशन है तो उसमें स्टेट की क्या क्या राइट्स होंगे, मतलब क्या क्या वो कर सकता है। तो पहला जो बोलता है, ए बोलता है वही जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो गवर्नमेंट ले सकती है। अब गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए नहीं ले सकती है, ले सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई हम अपना महल खड़ा करेंगे तो इसके कारण हम इस ज़मीन को ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो सोसाइटी के लिए ज़रूरत है उसमें ले सकती है वो एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक। नेक्स्ट बोलता है, मतलब इसमें ये भी बोलता वही जैसे कि बताया कि ये इश्यूज भी बहुत थे। जो गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको ऐसी लैंड्स दिलाई गई है ना। और साथ में ही अगर चाहे, मान के चलिए उस टाइम, ये इस टाइम की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है, क्या होता था, क्योंकि भाई पुराना है। ये कब ऐड हुआ था, आर्टिकल 31A कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 1951 में ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। और इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। अमेंडमेंट 44 के अंदर किया गया था, 4 के अंदर किया था, 17 के अंदर काफ़ी मतलब कि इसमें चेंजेस लाए गए। लेकिन ये फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ही आया था, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पहले क्योंकि क्या था, पहले तो हमारा राइट था ना, तो उसको लिमिटेशन लगाने के लिए ये चीज़ उसी टाइम आ गई थी, 1951 में ही है। तब तो ये राइट था ही प्रॉपर्टी वाला, इसलिए ये लाया गया। ठीक। और क्या हुआ, उस टाइम भी कोई ना कोई कॉरपोरेशंस रही होंगी। अगर गवर्नमेंट चाहती तो अगर 2 हैं या 2 और मोर हैं, उनको अमलगमेट करके अपने अंडर में कर सकती थी। ठीक। और इसमें यही बोलता है, अगर कोई भी मतलब कोई भी एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट में कोई लैंड है या लीज में कोई लैंड है, उस पर भी वो अधिकार रख सकती थी, क्योंकि भाई इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। और साथ में पर हाँ, एक चीज़ और इसमें की गई। अब स्टेट्यूटरी सीलिंग, अगर आप लोगों को मालूम होगा, स्टेट्यूटरी सीलिंग ये क्या होता है। इसमें क्या किया गया था, कुछ एकड़ की ज़मीन को फिक्स कर दिया, उसमें सीलिंग लगा दी गई, भाई आप इतनी ज़मीन है तो आप अपने पास रखो, वरना आप जो ज़मीन है एक्स्ट्रा है वो ले ली जाएगी। अब इसके साथ, अब मान के चलिए मैंने बड़ी मेहनत से चाहे जैसे कमाई हो, मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब मुझसे आकर के कल को गवर्नमेंट कह दे मुझे अब तुम्हारी पूजा प्रॉपर्टी चाहिए, अब मैं क्या करूँ, मैं तो लुट जाऊंगी। ऐसे भाई मैंने ज़िंदगी लगा दी कमाते कमाते, और इसमें ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले जाएगी। तो इसका भी इसमें ही आंसर दिया हुआ है, अगर स्टेट्यूटरी सीलिंग जितनी है, अगर उतनी प्रॉपर्टी आपके पास है और वो गवर्नमेंट ले रही है, तो उसमें उस केस में जितनी भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, उस हिसाब से आपको वो वैल्यू दी जाएगी, आपको उतना पैसा दिया जाएगा, या जो भी जैसे उनका क्राइटेरिया, आपको उतना कंपनसेशन मिलेगा। ठीक। पर इसमें एक और चीज़ रेस्ट्रिक्शन है, अगर मान के चलिए जो स्टेट्यूटरी सीलिंग जितनी बताई गई है 5 एकड़ से ज़्यादा अगर मान के चलिए है, तो उसमें गवर्नमेंट अपने आप भी ले लेगी, और उसमें ज़रूरी नहीं है उसमें आपको कंपनसेशन देगी। ठीक। ये हो गया हमारा आर्टिकल 31A। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 31B, जो कि बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अब क्या होता है, देखिए ये नॉर्मली कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने अपने उसमें रोल रखते हैं। ठीक। अब जो ये 31A था, ये एक तरीके से गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को राइट देता है। साथ में जो आर्टिकल 31B है वो और ज़्यादा गवर्नमेंट को मजबूत बना देता है। अब वो कैसे बना देता है, आर्टिकल 31B में बोला जाता है, ऐसे कोई लॉज जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट इन सेंस पार्लियामेंट बनाती है, और 9th शेड्यूल, अगर वो 9th शेड्यूल में डालती है, तो वो जो मतलब कि लॉज हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब ये मानना ही मानना पड़ेगा।
ठीक, अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझते हैं। पहली बात, जो ये 9th शेड्यूल की बात हुई थी, वो हुई थी हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम, यानी वही 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। अब क्या हुआ, जुडिशरी जो थी, पहले यही था ना कि भाई हमें हमारी लैंड नहीं मिल रही थी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रही थी उस टाइम। तो इसके चलते ऐसे गवर्नमेंट को भी तो अपना ताकत दिखानी, अपनी मौजूदगी बतानी है कि मैं तो भैया यहाँ बैठा हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। टशल तो चलती रहती भाई, कभी गवर्नमेंट में चल रही है, जुडिशरी में चल रही है, आपस में चल रही है, कौन किसके पास कितनी पावर है ना, ये सब तो चलता ही रहता है। तो इसके चलते क्या हुआ, ये ला दिया गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट। जैसे कि एक अच्छा से बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल अभी एनसीटी दिल्ली का है। अब एनसीटी दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या इसमें क्या हुआ, जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो आईएएस वाले लोग, सर्विस वाले लोग हैं, सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनका जो तबादला है, उनके जो चीज़ें हैं वो कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये क्वेश्चन था। क्या होता है, ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहाँ पे बोला गया जो 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई हुई है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो उसके अंतर्गत देखा गया तो बात उसमें दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर हुई, पर ये हमारी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसको ये अच्छा नहीं लगा। वो लेकर के आ गई एक बिल जिसके अंदर ये जो जितनी भी पावर्स थी वो गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट जनरल, जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, तो उसी तरह यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। तो ये बिल लेकर के आए कि अगर जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सीएम है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, सीएम ज़रूरी नहीं है कि जो इस वक्त है वही, जो भी सीएम है, अगर उन्हें कुछ पास करना है, उन्हें कुछ करना है, तो सबसे पहले एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हमारे जो सेंट्रल में बैठी होती है क्या गवर्नमेंट, वो उन्हीं के होते हैं मैक्स टू मैक्स। तो समझिए ये गवर्नमेंट मान के चलिए अलग है, ये गवर्नमेंट इनसे मिली हुई, तो आपको लगता है कि ये अगर कुछ कहेंगे तो ये मान जाएंगे हर चीज़ में? ज़रूरी तो नहीं है, ये बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। तो जब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने कोई हमारे जुडिशरी ने कुछ दिया कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ले आई ये अमेंडमेंट, ले आई फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ 1951 में कि 9 शेड्यूल एक बनाया जाएगा और उसमें चीज़ें जो रखी जाएंगी वो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, उसमें मतलब कि कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा एक तरीके से देखा जाए। तो फिर क्या होता है, एक केस आता है IR कोहली वर्सेस तमिलनाडु। फिर से रिपीट कर देती हूँ, IR कोहली वर्सेस तमिलनाडु। इसमें क्या हुआ भैया, देखिए पहली बार जो केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में, तो उसमें ये बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते। और जो ये कोहली वाला केस था वो 2007 में आया, यानी 1973 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लाया गया केशवानंद भारती के केस में। फिर उसके बाद आया 2007 में, सोचिए कितने समय बाद आया ये कोहली का केस। इसमें ये बोला गया भैया, पहली बात हमारे जो प्रीवियस केस था, जो केशवानंद भारती केस था, उसके अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं छू सकता। और देखा जाए जुडिशियल रिव्यू भी एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट कोई भी रूल ले आई, कुछ भी फर्जी में कुछ भी बना दी, कोई जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है या खराब हो सकता है, आप उस तरह का कोई लॉ ले आओगे, क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं। तो कोहली के केस में बोला गया इसमें भी जुडिशियल रिव्यू होगा, और बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ऐसे में तो देखिए, कॉमन सेंस यूज़ करिए, ऐसे में तो गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज पावर मिल जाती है। वो तो 9 शेड्यूल में मन चाहा जो भी ले आए वो रख दिया, जो गवर्नमेंट आई वो रख दिया। पहले क्या था,
कुछ जो 19 शेड्यूल में कुछ 9 चीज़ें रखी गई थी, आज के टाइम में वो 200 समथिंग, 200 अबव समथिंग ये चीज़ें अब हो चुकी हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस यूज़, सोचिए कितने समय बाद इसको लाया गया, तब तक कितना कुछ क्या क्या गवर्नमेंट ने किया होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है चाहे 9 शेड्यूल ही क्यों ना हो। हर एक लॉ के एक्सेप्शन होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना, अगर हाँ भाई जो चीज़ सही है, जो चीज़ अच्छी है सोसाइटी के लिए, अगर वो गवर्नमेंट करती है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू होता भी है, तो उसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना कोई उसको हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, नहीं। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि 31C है, बोलता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सिंपल सी बात इतनी जानिए, जो आर्टिकल 39 का B है और C है, आप अपनी बेयर एक्ट खोल के देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसमें आप अपने बेयर एक्ट का 39B और C को खोलिए, उसमें बोलता है, जो B बोलता है ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। जैसे मैंने बताया पहले क्या होता है, बहुत सारे ज़मींदार अपने पास खूब सारी प्रॉपर्टी रखते थे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक अपने पूरा बहुत आसमान तक के छू जाए और सारे ज़मीन पे रहें, ऐसा नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। दूसरा C बोलता है कंसंट्रेशन के बारे में, कि वही चीज़ की मतलब कि प्रॉपर्टी को जो B में बोलता है इक्वल ओनरशिप होनी चाहिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, ये बताया है। कंसंट्रेशन का बताया गया है। तो इसे ये बोला गया, जो आर्टिकल 39C है, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ये 2 पॉइंट है, अगर इसमें कोई भी चेंज लाया जाता है तो उसको 13, 14 और 19 यानी 14 to 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब आपको ये समझ में थोड़ा बहुत शायद नहीं आया, मैं फिर से एक बार बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सिर्फ ये दोनों, एक 39B, एक 39C, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक, अगर इनके चलते कोई गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उसमें ये नहीं आप क्वेश्चन कर सकते, आप इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि वो 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और जो 19 जो हमारा फ्रीडम बताता है उसका वायलेशन है। थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया जाता है इसको, तो 14 बोलता है जो भी लॉ है उसके सामने इक्वल है, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। पर साथ में ही उसमें एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन, जैसे कि अगर कोई ऐसी कोई मिनॉरिटी है, कोई वीमेंस हैं, बच्चे हैं, उनको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि उनमें जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या होता था, पहले महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, किसी को काम दिया जाता था, किसी को काम नहीं दिया जाता था, महिलाओं को काम नहीं दिया जाता था, पुरुषों को काम दिया जाता था। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब भाई ये सब तो इनइक्वालिटी हुई ना। तो अब इसमें आकर के क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ बढ़िया बदलाव कर दिया कि भाई अगर एक ही काम है और उसमें महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल पैसा दो, है ना। या अगर ऐसा हो कि बोला जाए कि जैसे होता है हमारा क्या हुआ, जो वीमेन हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस है, वो एक स्पेशल एक्ट है देखा जाए, क्योंकि पुरुषों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। क्या पुरुषों का नहीं होता है? तो क्या यहाँ पे 14 का हम वायलेशन मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये सिर्फ यही बोलता है अगर इन दोनों में कोई भी चेंज आता है तो वो 14 और 19 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, और ये जो 39B और 39C है वो DPSP का है। ये हो गया आपका 31C। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि हमारा 31D रिपील्ड हो गया था। उसके बाद 32, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चे को वैसे तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम होगा तो आज तो मालूम चल ही जाएगा। 32 बोलता है रिट्स के बारे में।
रिट्स क्या है? पहली बात, जो आर्टिकल 32 है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, माना क्या ही जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। इसको हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उन्होंने बोला कि ये हमारा सोल है, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस अब मान के चलिए आपको एक चलने का अधिकार मिल गया, ठीक, एक बोलने का अधिकार मिल गया, एक खाने का अधिकार मिल गया, पर इसको एग्जीक्यूट कराने अधिकार मिलने से नहीं होता है, एग्जीक्यूशन भी तो ज़रूरी है। तो उसी तरह अगर आपको फंडामेंटल राइट्स जितने भी हम लोग पढ़ के आए हैं, अगर उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्टली 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपनी रिट्स को लेकर के। अब हमारे जो आर्टिकल 32 में 5 तरीके की रिट्स को दिया हुआ है। पहला है जो है रिट्स, पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा सेशुरेरी, चौथा प्रोहिबिशन और लास्ट को वारंटो। इनको समझने से पहले जो हमारे नेक्स्ट दूसरे क्लॉज हैं, सब क्लॉज है, सब क्लॉज 3 में बोलता है। 2 में तो हमारे मैंडमस मतलब कि सारे रिट्स के बारे में बोलता है। 3 में बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है ये रिट्स के लिए लॉज बनाने के। अब ये जो रिट्स के लिए लॉज, इसमें क्या है, पार्लियामेंट अभी तक के तो जो इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो लोग जाते हैं 32 के अंदर, तो अभी तक पार्लियामेंट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रखी हुई है, पर अगर वो चाहती है तो हाई कोर्ट भी भेज सकती है। नॉर्मली अगर फंडामेंटल राइट से कोई भी वायलेशन होता है तो वो रिट्स के लिए 2 कोर्ट्स हैं, एक 226 में HC है और 32 में SC है। दोनों में जा सकते। अगर वो पार्लियामेंट चाहे तो कोई दूसरी कोर्ट बना दे, उसको भी ये पावर दे दे कि ये भी देख सकते हैं रिट्स। इन सिंपल वर्ड, जो रिट्स की जो मेकिंग है, लॉज मेकिंग है, वो पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट है द राइट्स गारंटी, मतलब क्लॉज 4, द राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल शैल नॉट सस्पेंडेड एक्सेप्ट द अदर प्रोविजन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज या कोई प्रोविजन प्रोवाइड है उसको छोड़ करके और ये लॉज को, इन लॉज को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं हमारी पूरी रिट्स को। पहली है हमारी हैबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडमस, तीसरी है सेशुरेरी, तीसरी है प्रोहिबिशन, लास्ट है यानी 5th को वारंटो। अब सबसे पहले हैबियस कॉर्पस रिट किस लिए जारी की जाती है, आई मीन हैबियस कॉर्पस क्यों लगाई जाती है। अब कोई भी आम आदमी है, उसके साथ ऐसा क्या होता है तो जो ये रिट्स यूज़ करता है। अब हर रिट्स हर एक चीज़ के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए बताई गई है। तो हैबियस कॉर्पस इसलिए ली जाती है, मान के चलिए एग्जाम्पल, ठीक। क्या होता है, आप लोग हैं, ठीक, आपके ही कोई किसी रिलेटिव में ही किसी को पुलिस उठा के ले जाती है। पहली बात ये हुई। हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में ले जाना होगा, पर पुलिस नहीं ले जाती है और उसे थाने में ही बंद करे हुए है, कुछ अता पता नहीं है। इसके चलते आप या उसके रिलेटिव्स हैबियस कॉर्पस के रिट अपने कोर्ट में ले जा करके, अपने कोर्ट इनसे मान के चले हमारी सुप्रीम कोर्ट ही अभी रखिए, सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाती हैबियस कॉर्पस के रिट, वो पर्सन ले जाता कि भैया इन पर्सन को इतने दिनों से जेल में बंद रखा हुआ है, ना मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, ना इनका कुछ ना इनको छोड़ रहे हैं। फिर उस पर्सन को रिलीज भी कर दिया जाएगा। जैसे कि जय भीम मूवी में क्या हुआ,
जिस पर्सन को अरेस्ट किया उसको थाने में ही बंद रखा और उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले गया और इतना मारा कि वो मर भी गया। हैबिस कॉर्पस के रिट को लेकर के आगे इतना केस ले गए, मूवी में था जो भी, ठीक। तो वही हैबिस कॉर्पस, यानी अगर किसी पर्सन को डिटेन मतलब कि जेल में बंद कर रखा है, उसको रिलीज कराना है तो वो करे। भाई यहाँ पे क्या हुआ, जिस पुलिस की ड्यूटी थी भाई 24 आवर्स में उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए, नहीं लेकर गए, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का वायलेशन किया कि नहीं किया? या तो उस बंदे को भाई छोड़ो। ऐसे तो हमारा आर्टिकल 21 भी खराब हो रहा है, आर्टिकल 22 भी खराब हो रहा है, बताइए। ऐसा 20 में भी खराब हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। लाइफ एंड लिबर्टी भी तो कोई चीज़ होती है। आर्टिकल 20 में साफ बताया गया है कि आप डिटेन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो आपने किस बेसिस पे रखा उस पर्सन को? क्वेश्चन वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर इसके चलते हम हैबिस कॉर्पस लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारी मैंडेमस। अब मैंडेमस क्यों यूज़ करते हैं? अब जैसे मान के चलिए किसी ऐसे पर्सन की ड्यूटी थी जो कि सरकारी कामों में निहित है, उसकी कोई ड्यूटी थी। फॉर एग्जांपल आप सबसे बेस्ट एग्जांपल रखिए सरकारी स्कूल के टीचर्स। देखिए जैसे जितने मैंने जो देखे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं कोई निर्धारणा या कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ कि ऐसा है ही, जो मैंने देखा है वो मैं बता रही हूँ। आप सरकारी स्कूल में पहुँच जाइए, ठीक है, वहाँ पे टीचर क्या करता है, बैठा रहता है, कोई सिलाई बुनाई कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कोई खा रहा है तो कोई इधर उधर घूम रहा है, बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है। भाई वो सरकारी काम में हो और आपको जो काम दिया गया वो काम क्यों नहीं कर रहे हो? अगर वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मैंडेमस लगेगी, मैंडेमस की रिट लगेगी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि म्यूनिसिपालिटी होती हैं जो मतलब कि देख रेख करती हैं। जैसे कि बोला जाए एक केस आया था जिसमें था जो टावर क्लॉक थी उसको सुधरवाना था, जिसको नहीं सुधरवाया उसके चलते वो टूट जाता है और उसमें कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो उसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उसके कारण इतना प्रॉब्लम हुई। तो मैंडेमस की रिट इसलिए लगाई जाती, कोई भी ऐसा पर्सन अपनी ड्यूटी को फुलफिल ना कर रहा हो तो उसको कंपेल किया जा सके कि भाई ये अपनी ड्यूटी को करे, या तो अगेंस्ट एक्शंस लिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है सिरसरोरी। अब ये इसलिए यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए जो छोटी अस्तर वाली कोर्ट्स होती हैं, जैसे मतलब कि नीचे अस्तर वाली सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे कोर्ट हो गई, ठीक। उसमें ऐसा कोई जजमेंट देते हैं जो कि सही नहीं है, तो उसमें तो उसको वो, अब मान के चलिए इधर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किसी छोटी कोर्ट ने, नीचे के स्तर की कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया जो कि सही नहीं है, डिसीजन डिक्री नहीं, एक तरीके से मतलब ऑर्डर दे दिया जो कि सही नहीं है। वो गई रिट, सिरसरोरी के अंदर रिट पहुंची, तो उसके अंदर ये बोला भाई उसके अंदर इस जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है उसको ये कैंसिल और रोक सकते हैं, ठीक। प्रोहिबिशन भी एक तरीके से यही कहता है, पर इसमें ये बोला जाता है अगर कोई ऐसी कोर्ट कोई भी मतलब कि जजमेंट या ऐसा कुछ देने वाली है तो उसको प्रिवेंट किया जाए कि आप ऐसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दे सकते हो। एपेक्स कोर्ट ने कोई और जजमेंट दिया, आप उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी दे रहे हो तो ऐसे नहीं कर सकते, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसमें रोक लगाई जा सकती है। आगे इसको फर्दर मतलब कि कोई कोर्ट है वो कोई डिसीजन देना चाह रहा है जो सही नहीं है, तो उस पर ये रिट के थ्रू, प्रोहिबिशन के थ्रू इस पर रोक लगाई जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है, ठीक। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो जाता है तो इसमें पाबंदी लगाई जाती है, ठीक। लास्ट है को वारंटो रिट। अब इसमें क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा पैसा दिया 10 लाख दीजिए, मैं आपको ये नौकरी आपके हाथ में मिल जाएगी। कई लोग तो इसमें फंस भी जाते हैं, पैसे ले लिए और भाग गए, ऐसा भी होता है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने पैसे ले करके या गलत उससे मतलब गलत तरीके से ऐसी कोई नौकरी पा ली है, तो उसको को वारंटो के ज़रिए उसमें रिट के थ्रू आप उसको हटवा सकते हैं। ये
को वारंटों के लिए यूज होता है। ठीक, ये हो गई हमारी 5 तरीके की रिट जो कि 32 में बताया, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सिसोरी और प्रोहिबिशन और साथ में को वारंटो। इनको रट लीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी, हेल्पफुल होंगी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या ही इसमें बताना आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 32A जो कि रिपील कर दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 33 आर्टिकल। इसमें बोला गया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्म बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स एक्सेट्रा। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है अगर कोई भी ऐसे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, देखिए हम सब सिटीजन्स को मिले हैं, जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल मालूम चल गया होगा कि एक आम आदमी, एक नागरिक को हमारे फंडामेंटल राइट है, हमें लाइफ एंड लिबर्टी है, हमें फ्रीडम है, हमारे पास रिलीजन का फ्रीडम है, सब कुछ है। पर जो 33 बोलता है, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि किसी चीज़ में वो रोक सकती है। 33 ये बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है, जो A, B और C दिए हुए हैं उसमें कुछ लोग दिए हुए हैं, तो उनका जो फंडामेंटल राइट है ना उसको कम कर देते हैं, उसका जो चीज़ें हैं उसको वो ख़त्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अब वो क्या है, पहला है जो कि आर्म फोर्स, जो भी A में आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स के जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो उतने नहीं होते, मतलब होते क्या, मतलब देखिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास राइट टू स्लीप है आर्टिकल 21 के तहत, हमारे पास लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर राइट टू स्लीप आता है। लेकिन जो आर्म फोर्स है ना, अब उसको लड़ाई करनी है भाई, उनको कहा कि भाई बॉर्डर में यहाँ भैया खड़े हो जाओ वरना हमारे भारत को जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने कहा नहीं भैया, ये रात में हो रही हो, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लीप, हम तो सोएंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट का इसीलिए यहाँ पे पावर दिया गया है कि भाई इनका जो ये पावर, ये जो राइट है ना उसको ख़त्म कर सके, उसे कम कर सके। आपकी भाई ड्यूटी है, आप उसको करोगे ही नहीं करोगे, वरना ये लोग भी आकर के कहेंगे हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, आपको ये पक्का समझ में आ ही गया होगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा बोलता है कोई भी ब्यूरो है, ब्यूरो जैसे हमारे इंटेलिजेंस होते हैं, ब्यूरो होते हैं, वो विजिलेंस कमीशन, ये सब लोग जैसे होते हैं, उन सब पे भी रोक लगा सकती है, सेम सिचुएशन। ठीक, दूसरा है, मतलब पहला ब्यूरो हो गया, तीसरा इंटेलिजेंस हो गया। चौथा बोलता है पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। पर्पस देखिए, जो पर्सन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी ब्यूरो के अंदर, किसी भी फोर्स के अंदर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो A और B में और दी हुई है, अगर उसमें है तो उस पर पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल 33। अब 34 बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्म बाय द पार्ट बाय मार्शल लॉ। अब ये क्या भाई कहानी है, तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए अब कई बार ऐसा होता है, फिलहाल तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन देश में पैदा हो जाती है जिसमें मार्शल को अप्लाई, मतलब मार्शल लॉ को अप्लाई कर दिया जाता है। अब मार्शल लॉ क्या है, एक तरीके से देखिए, पहली बात ये चीज़ समझिए, अगर कोई सिविल फोर्स है उसको भी मार्शल लॉ में कन्वर्ट किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कहीं भी किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लग जाता है, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो वहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं। वहाँ पे जब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पे हुई है, बहुत 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 ख़राब सिचुएशन हो गई, वॉर का सिचुएशन आ गई है, अब उसमें लोग क्या हुआ, मार्शल लॉ को फॉलो लगा दिया गया। पर लोग कह रहे नहीं, मैं तो बाहर टहलने जाऊंगा, ये तो मेरी लाइफ एंड लिबर्टी, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं तो कुछ भी करूंगा। भाई वहाँ पे वॉर चल रही है और आपको घूमने की पड़ी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। सिंपल सी बात यही करता है जो हमारा आर्टिकल 34 है।
आर्टिकल 35 एंड लास्ट आर्टिकल हमारे सेशन का वो बोलता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पार्ट। ठीक, अब इसमें ये बोलता है, अब देखिए अभी पार्लियामेंट के पास पावर है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती, साफ बात, इतनी बात आप लोग जान लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर में तो भाई आप लोगों ने ये भी जान लिया कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो फिर और चीज़ें तो फंडामेंटल राइट तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हमारी उसके अंदर ही, तो जुडिशियल रिव्यू भी एक तरीके से राइट है। चलिए ये हो गया हमारा पूरा आर्टिकल 35 तक के। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट में देखा जाएगा। हम लोगों ने जो आर्टिकल 31 से लेकर के 35 कवर कर लिया है, जो रिपील हो गए और रिपील सिर्फ वही प्रॉपर्टी के लॉ वाले ही रिपील हुए हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि हैं सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन जो हमारा रिट का प्रोविज़न था, मतलब रिट का आर्टिकल था 32, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।